भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी हमने ज्वालामुखी जी का प्रसाद हमने दिया, हम सब जितना जोश में उन्होंने यहाँ पे सब युवाओं को जोश दे दिया। मुझे लगता है कि विकसित भारत का जो संकल्प है और जो कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है, उसके हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। उस बात से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अभिषेक जी जिस तरह से विद्यार्थियों में, छात्रों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनका हमने वक्तव्य सुना। और जो संचालन कर रहे हैं विजय जी, पुराने मित्र हैं, जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिस विषयों को लेते हैं, मुझे लगता है कि इनका भी बहुत बहुत तीनों लोगों का तालियों से अभिनंदन करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि मैं हंसराज कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं, तो अगर मैं कुछ अच्छी बातें करूं तो समझ लेना कि हंसराज से सीखा है मैंने, और कुछ चीजें अगर मेरी आपको पसंद ना आए तो मान लेना कि बाद में समाज में जाके वो घोल-मेल हो गया। देखिए, आज का ये जो विषय है महत्वपूर्ण है। युवाओं को आज के समय में, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2047 का परिकल्पना लेके हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्या विकसित भारत 2047 में होगा, या हम 2047 में जब पहुंचेंगे तभी विकसित भारत होगा क्या? वो तो प्रक्रिया आज से, जब 2000 अभिषेक जी ने भी कहा 2022 में इसकी कल्पना को शुरू किया था, और आज 2024 में हमें, तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। और जब प्रधानमंत्री, हमने सुना होगा मोदी जी ने कल परसों भी कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगले 5 साल में विश्व की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को हम बना देंगे। यह किसकी गारंटी है? मोदी जी की गारंटी है। और ऐसे तो हमारे देश में राजनेताओं ने, प्रधानमंत्री ने 17वां ये संसद सदस्य, ये जो कार्यकाल चल रहा है, 15वें प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। बहुत लोगों ने पीछे कहा, लेकिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक बात पे कहा, जो चीज कहा, 2014 में जब वो सत्ता में आए थे हम लोग, तो एक एक बात को लेके उन्होंने ये कहा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा स्वच्छ भारत अभियान की बात, तो लोगों ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पे जाके एक बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उस बात का एक देश के लिए इतने बड़े महत्व में क्या महत्व है? तो उन्होंने उस चीज को जमीन पे उतार दिया। आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अनेक योजनाएं हैं, गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे किसानों के लिए बात हो, ये भारत को विश्व में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ी करने की बात हो, इन सब में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। और उसी के कारण जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह मेरी गारंटी है कि विकसित भारत 2047 में हम बना के रहेंगे और तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो लोगों को उस पर विश्वास है, लोगों को उसके साथ चलने का पूरी तरह से, उसके साथ अपनी जुड़ने की बात को पूरी तरह से अपने मानते हैं। और जब भी कोई बात करते हैं, हमने इतने वर्षों से, आप सब युवा लोग हैं, सब जानते हैं, मैं कुछ बातें अवश्य कहूंगा क्योंकि हमारा आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सरकार की क्या सोच है, सरकार कहाँ चाहती है, किन क्षेत्रों में वो भारत की विकास और विकास की यात्रा को किन क्षेत्रों में लेके जाना चाहती है। अगर हमें उन क्षेत्रों को के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं सरकार के साथ बहुत काम करता हूं, अगर उन क्षेत्रों का हमें पता चलेगा तो जो व्यक्तित्व का निर्माण है, व्यक्तित्व का विकास है, उन क्षेत्रों में अगर हम काम करेंगे, अपना कैरियर उससे अलाइन करेंगे, तो जो हमारा जो एक सोच है, व्यापक सोच है समाज में, कि एक व्यक्ति, जो हमारा समाज की अवधारणा है कि व्यक्ति समाज की धुरी है, लेकिन वो एक स्पाइरल कनेक्ट के साथ रहता है। अगर व्यक्ति विकास करेगा और वह व्यक्ति विकास करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को समाज के, परिवार के साथ जोड़ देगा, तो परिवार का विकास होगा, परिवार के विकास को समाज के विकास के साथ जोड़ देगा तो समाज का विकास होगा, और समाज के विकास को देश के विकास के साथ जोड़ देगा तो पूरे देश का विकास होगा।
तो व्यक्ति के साथ लेके समाज को देख के बात करने की जो बात है, उस सारी चीजों को मैं चाहूंगा कि आपके सामने संक्षिप्त में रखूंगा कि कौन से क्षेत्र हैं, कौन से एरियाज हैं जहां पे भारत आने वाले समय में प्रगति के लिए ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। उन क्षेत्रों से अगर हम कैरियर अलाइन कर देते हैं तो हम अपना भी विकास करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, तो वो कोई अकेला नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जी अकेले विकसित भारत पूरा करेंगे ये बात नहीं है। वो कहते हैं सामूहिक संकल्प है। और अगर अभी कल शिवाजी महाराज का जन्मदिन था, मैं तो उनकी काफी उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। आप सब भी जानते होंगे कि छोटी उम्र में जब संकल्प लेते ना आदमी, तो वह ज्यादातर लोगों को हमने ऐतिहासिक रूप से देखेंगे कि कम उम्र में जिन्होंने संकल्प लिया, तय किया कि हम जीवन में ये करेंगे, ज्यादातर उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है। संकल्प बहुत आवश्यक है, दिशा आवश्यक है, जानकारी आवश्यक है। उस संकल्प के लिए जब हम संकल्प लेके आगे चलते हैं, उस संकल्प के साथ कम उम्र में अगर लेते हैं तो वह अवश्य सफल होता है। तो मुझे लगता है कि यह जो स्वप्न है, यह जो आज का विषय है, विकसित भारत का स्वप्न और युवा, ये बहुत ही सामयिक है। और स्वप्न भी एक, हम तो इतने सालों से देखते हैं, मैं भी कई वर्षों से, आप लोगों ने देखा, एक समय हम कहते थे कि भाई हम विकासशील देश में बनेंगे, विकासशील देश में अग्रणी बनेंगे। पूरी तरह से परिकल्पना कोई बदल नहीं, विकसित भारत की परिकल्पना हमारे सामने लाए हैं, सामूहिक संकल्प के साथ लाए हैं, सबके प्रयास के साथ लाए हैं और मोदी गारंटी के साथ लाए। तो मुझे लगता है कि यह जो आज का कार्यक्रम है, इसकी सफलता तब होगी कि आप इस बात को ध्यान में लेके अपने कैरियर को उससे अलाइन करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो यह है कि एक समय था जब भारत वैश्विक रूप से बहुत अग्रणी देश था, ग्लोबल लीडरशिप हम लोग हमारे पास थी। उस समय भारत का जो, क्योंकि एक बात है, आज हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे क्या देखते हैं भारत को। अभी मैं आज कल रिपोर्ट देख रहा था, एस जयशंकर ने यूएस में जो डिबेट हुआ यूएस ब्लिंकन के साथ, जो सिक्योरिटी का उसके ऊपर बातचीत हुई, उन्होंने कहा भारत जो है वो अपने उन्होंने प्रश्न पूछा प्रश्नकर्ता ने कि आप रशिया के साथ भी संबंध रखते हैं और यूएस के साथ, यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां पे थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, कि आप यूएस के साथ भी संबंध बना के रख सकते हैं और रशिया के साथ भी संबंध बना सकते हैं, तो ये कैसे बैलेंस करते। तो उन्होंने कहा कि ये जो अल्टीमेटली बात है कि हम अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपने चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने हित के लिए काम करते हैं और इसको हम बैलेंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो राष्ट्र हित है सर्वोपरि सरकार के पास है, उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और आज वैश्विक स्तर पे जो भारत का प्रभाव हम देख रहे हैं, विकसित भारत की जो बात है, उसमें सभी वर्ग का विकास होगा, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गरीब का, सबका तो होगा, लेकिन एक विश्व स्तर पे जो आज प्रभाव भारत का हमें दिख रहा है, वह इस कारण के दिख रहा है, इस कारण उन लोगों को भारत के तरफ उनके नजर जा रही है कि आने वाले समय में 1-2 दशक में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है, भारत आने, और वह उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप एज्यूम करनी है, जो कि विकसित भारत का एक उद्देश्य भी है, ग्लोबल लीडरशिप हमने एज्यूम करनी है भारत को आने वाले समय में, तो हमें आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना बहुत जरूरी है, यह प्रीकर्सर भी है। तो आर्थिक रूप से जब हम प्रगति करेंगे तभी हम लोग ग्लोबल लीडरशिप को एज्यूम कर सकते हैं। एक समय था, जब हम ग्लोबल लीडरशिप में लगभग 27-28% की जीडीपी में भारत कंट्रीब्यूट करता था, ग्लोबल ट्रेड को इतना कंट्रीब्यूट करता था। उस समय जो पूरी डिफरेंट सेक्टर्स थे, चाहे आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब क्षेत्र में हमारे साथ ग्लोबल लीडरशिप थी। तो आर्थिक महाशक्ति बनना एक प्रीकर्सर उसकी स्थिति है। अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे तब हम ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम करेंगे। और जो ये हमारे जो पोटेंशियल है, जो हमारे देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिनको मैंने यहाँ बताया कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को भी हम अग्रणी रूप से आगे चलेंगे। उसके बाद एक
1000 साल का कोई गुलामी का काल आया हम सब लोगों के सामने, और हमने देखा कि जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ग्लोबल ट्रेड का मात्र 2% से भी नीचे हम कंट्रीब्यूट कर, ये स्थिति आ गई। उस समय हमने क्या देखा, हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, ये सारी चीजें सामने आ गई। तो उसके बाद हम आज 75 वर्ष 77 वर्ष भारत के स्वतंत्रता को हो गए, तो यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी में विजन में यह बहुत क्लैरिटी है कि भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना है। उस आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने के बाद ही विश्व भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप की बात है उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए हमें क्या काम करना है, उसके लिए एक इकोसिस्टम रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अमृत काल में, ये ऐतिहासिक रूप से हजारों साल बाद ऐसी स्थिति आती है। मैंने आपको बताया कि पिछले 1000 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब हम स्वतंत्र आए, तो हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी स्थिति में हम सिस्टम में, जब हमारे पास ऐसा नेतृत्व भी है, एक इकोसिस्टम भी बना हुआ है, एक ऐसे आने वाले फ्यूचर में हमारा भविष्य भी सामने दिख रहा है, और हम संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ेंगे तो हम विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात प्रीकर्सर के रूप में मैं आपके सामने कहना चाहता था। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब 2014 में हम सत्ता में, क्योंकि ये जानना बहुत कई लोग मुझे कहते हैं कि राजनीति से हमारा क्या मतलब है, हम लोगों को राजनीति से क्या करना, जब हमारा क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या हमारे लिए पॉलिसीज होती है, हर चीज राजनीति तय करती है। तो हमें उसके बारे में जानकारी लेना, क्या काम करें, ये बहुत जरूरी है जीवन को अपने आने वाले समय में आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत ध्यान में भी रखना चाहिए। तो मैं थोड़ी बातें आपको ये 3 टर्म कैसे सरकार ने पूरी विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसको हमने लिवरेज करके आगे बढ़ना है, वो भी संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले जब 2014 में पहला टर्म जो हम सरकार का हमारा आया था, उसमें हमने देखा था कि हम फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में थे, विश्व की 11वीं सबसे कम रैंक में हमारी अर्थव्यवस्था थी। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, लीकेजेस, मतलब लोगों में कोई स्वाभिमान नहीं, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, विश्व स्तर पे हम सब लोगों के साथ कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई बात सुनता नहीं था। ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति में हम आ गए थे। तो पहला 5 साल में पूरे इकोसिस्टम को चेंज करने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। उसमें चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करके जो करप्शन को खत्म करना है, लीकेजेस को खत्म करना है, सरकारी योजनाओं को खत्म करना के अंदर जो लीकेजेस है उनको खत्म करना है, टारगेटेड डिलीवरी करनी है, इकोसिस्टम को पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाने का जो काम किया, उसका एक बेस पहले जो काम पहले टर्म में किया। 2019 में दूसरी बार जब सरकार आई, तो उसके अंदर जिस तरह से उस इकोसिस्टम को लीवरेज करने के बाद उस जो इकोसिस्टम, चाहे भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में लीकेजेस को खत्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी को यूज करने का, डिजिटल ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा के माध्यम से बिल्कुल टारगेटेड डिलीवरी करने का काम किया, टैक्स कलेक्शन में जिस तरह से बिल्कुल रिसोर्स बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके भी जो रिसोर्सेज सरकार ने बढ़ाए, उस चीजों को लीवरेज करने के बाद हमने कोविड की बहुत बड़ी त्रासदी दूसरे कार्यकाल में देखी, लेकिन उस कार्यकाल में भी उस त्रासदी को भी ग्लोबल लेवल पे मिटिगेट करने का काम वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने किया। स्वाभिमान के लिए बहुत सारे काम किए, मैं उन चीजों को बहुत रिपीट नहीं करूंगा, चाहे अयोध्या मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 को खत्म करने की बात हो। आज अकेले अभी मैं अयोध्या मंदिर 22 जनवरी की बात बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से ग्लोबल व्यू का भारत के प्रति दृष्टिकोण बदल गया इन चीजों से, क्योंकि जो आत्मविश्वास हमारे देश में पिछले 10 वर्ष में हमारे लोगों में आया है कि हम आने वाले समय में महत्वपूर्ण योगदान विश्व के लिए बात करते हैं। और अभी ब्रिक्स समिट में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया विल नॉट ओनली catalyze its own growth, but we will become the growth engine for the world.
तो कोविड की त्रासदी के समय जिस तरह की स्थिति हुई थी, और जो 3 बड़े अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के थे जो अर्थव्यवस्था को कैटलाइज करते थे, अमेरिका, यूरोप और चाइना, इन तीनों ने कोविड के बाद इनको बड़ी मुश्किल की स्थिति में आ गए। अमेरिका में इन्फ्लेशन पिछले 40 साल से ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन अमेरिका में हुआ, यूरोप में एक के बाद एक कंट्री रिसेशन में पड़ गया, और चाइना की तो हम देखते हैं क्या बुरी हालत हो गई कोविड के बाद। लेकिन भारत आउटलायर भी बन गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गया, और केवल यही नहीं, एफडीआई अगर सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को तो यह जो पूरी तरह से उसको लागू करके आगे बढ़ गया कोविड की बात। और मैं जैसे अभी बता रहा था कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा हो रही थी, तो जब अयोध्या मंदिर का 22 तारीख को उसका वो होना था प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने, स्मृति ईरानी जी वहाँ गई थी, उनसे पूछा कि आप हमें बताओ कि हम अयोध्या में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अयोध्या जो गांव जैसी जगह थी, छोटी सी जगह थी, हमारे स्वाभिमान के ऊपर एक मतलब एक तरीके से कुठाराघात वाली स्थिति में हम उसको अपमान को 550 साल की 500 से साल से ऊपर की कुठाराघात को सहते हुए थे, उस स्वाभिमान को जगाने का कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसने विश्व स्तर पे भारत को किस तरह से स्थापित किया कि वो लोग इन्वेस्टर वहां पे पूछ रहे थे कि हमें बताइए कि अयोध्या की इकोनॉमी में, अयोध्या के ग्रोथ मॉडल में हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो यह जो पूरा दूसरे इकोसिस्टम में आगे बढ़े, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। और जब प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि ये जो तीसरा कार्यकाल है 2024 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने आने वाला है, यहाँ पे युवा वोटर, नए फर्स्ट वोटर्स भी बहुत होंगे, मुझे लगता है कि वो सब भी आगे आके वोट करेंगे, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे वो सब भी करते होंगे। तो यह जो 2024 का महत्वपूर्ण जो समय आने वाला है, इसमें यह बात भी हमारे पास ध्यान में आनी चाहिए कि जब भारत विश्व स्तर पे ग्लोबल लीडरशिप के लिए आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारी वैश्विक ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करने का भी प्रयास कर रही है, जिसकी कुछ बात नैरेटिव वगैरह में बात की, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो ऑटो पायलट मोड में हो गई, कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपकी अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अरे 2008 में कंपेयर करना चाहिए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, समझते हैं। 2008 में मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर आप कंपेयर करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी, इन्फ्लेशन वगैरह क्या थे, कम थे, एफडीआई अच्छी आ रही थी, लेकिन वहां पे क्राइसिस हुआ है। उसके बाद उस क्राइसिस को जिस तरह से सरकारों ने मैनेज किया, 2008 के बाद हमारी स्थिति 2013-14 पर पहुंचते हुए क्या बुरी हो गई। ऑटो पायलट मोड में नहीं होता, कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ता है, कंटिन्यूअस विजन के साथ काम करना चाहिए, कंटिन्यूअस संकल्प के साथ काम करना पड़ता है। उसके लिए सरकार को रिफॉर्म के साथ काम करना पड़ता है। और अगर अर्थव्यवस्था तेज होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स बनेंगे, इनोवेशंस में आगे होगा। डिफेंस में आज हम क्या कर रहे हैं, एक समय था कि 90% हम अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट विश्व से आयात करते थे, लास्ट ईयर 68% हमने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट किया। पीएलआई इतना सक्सेसफुल हो रहा है, एक एक दिन में हम 100 से ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, पूरे 60 साल में नहीं किए। तो ये पूरी एक चीज के साथ आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और उसमें विकसित भारत की परिकल्पना में इकोनॉमिक रिफॉर्म विल बी आवर एजेंडा। तो और यह उसके जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो यह बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और मैंने आपको यह कहते कि कौन कौन से एरियाज हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को पोटेंशियली ग्रो करेंगे, इस पे बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा। क्योंकि जिस चीज में हम ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम कर सकते हैं, उन चीजों में हमें अपना कैरियर अलाइन करना चाहिए। उसमें 2 फील्ड हैं जिसपे हम बहुत तेज, प्रधानमंत्री जी उस बात को बहुत अंडरलाइन करके कहते हैं कि 2 फील्ड में बहुत ज्यादा सरकार का फोकस्ड है। उसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट भी है, सरकार उस इकोसिस्टम्स को भी डेवलप कर रही है। इन क्षेत्रों में हम ग्रोथ लेके वैश्विक लीडरशिप के रूप में हम एज्यूम करेंगे। यह
दो फील्ड हैं जो कि अंडरलाइन करके आने वाले समय में फोकस एरिया रहेगा। एक है नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फील्ड हैं, और अगर आप बजट को देखेंगे पिछले और अभी जो जुलाई में वित्त मंत्री जी ने प्रॉमिस किया है, जिसके ऊपर सरकार और हम लोग काम कर रहे हैं कि 2024 की जुलाई में जो नया बजट लाएंगे, इसमें विकसित भारत की जो परिकल्पना का एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम लेके आएंगे। एक व्हाइट पेपर तो लेके आए, वो तो अलग है, पिछले 10 साल में किस तरह से काम किया, लेकिन एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। उसमें आप पिछला बजट, इस साल का इंटरिम बजट, इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन द नॉलेज इकोनॉमी साइड। नॉलेज इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चिप टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है। ऐसे अनेक फील्ड है जिसमें ऐप है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम माध्यम से लगे, लेकिन डिजिटल पेमेंट है। और भारत का जो लीडरशिप है वो अभी आप G20 का हमने देखा समिट में, इसमें भारत ने शो के क्यों ग्लोबल सपोर्ट हमें मिला, इतने सब लोगों के क्यों सपोर्ट मिला कि भारत ने पिछले 5-10 साल में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और वह पूरे विश्व को ऑफर किया है। उसके अंदर क्या है कि आप बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट करना है ऐप के माध्यम से, यूपीआई, हैशटैग जो पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, इन सबको सरकारी स्कीम्स को उसके अंदर जोड़ के 34 लाख करोड़ का पिछले 10 साल में पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में ट्रांसफर किया। उससे सरकार ने बिना किसी सब्सिडी को कम किए 2,27,000 करोड़ तो अपने लिए बचाए और 100% पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के सीधे खाते में दिया। तो 19 में 22 करोड़ लाभार्थी थे, वो लगभग 40 करोड़ से ऊपर, कईयों के तो मल्टीपल लाभ भी मिले। 40 करोड़ लोगों को 34 लाख करोड़ का पैसा सरकारी योजनाओं के माध्यम से सीधा उनके खाते में गया, जिसमें 2.25 लाख करोड़ का सरकार ने अपना पैसा बिना किसी सब्सिडी को कम किए बचाया और साथ में 100% उनके खातों में पैसा गया एट ए क्लिक ऑफ बटन। करोड़ों 12 करोड़ किसानों को एट ए क्लिक ऑफ बटन उनके खाते में पैसा चला जाता। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोसिस्टम किया है, जिसमें 55 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, सरकारी स्कीम 75 से अधिक सरकारी स्कीम्स को उनके साथ जोड़ दिया और उन स्कीम्स को के लाभार्थियों को अब विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे, गांव-गांव में जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 जो विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें पुश मॉडल के माध्यम से सरकार काम कर रही है। पहले सरकारें क्या करती थी कि आपको सरकारी स्कीम्स उन्होंने घोषणा कर दी, ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा है, कमरे में बैठा है, वो आपको पहले तो योजना नहीं पता, योजना किसी तरह पता चल गई तो आपको पता नहीं वो डॉक्यूमेंट क्या भरने और उन डॉक्यूमेंट को कहाँ सबमिट करना है। कई लोग गांव में ऐसे हम तो मिलते हैं, हम गांव में जाते देखते हैं, उनको पता नहीं कहाँ सबमिट करना। उसके बाद सरकारी दफ्तरों के ऑफिसर के चक्कर लगाते रहो और फिर उसमें भ्रष्टाचार भी। इसको कहते थे हम पुल मॉडल, कि सरकार तो बैठी हुई है और आप अपनी योजनाओं के लाभ के लिए आप घूम रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं पुश मॉडल पे कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करिए। उन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर डीएम को जिम्मेदार दे दिया कि आपको अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिजिबल लाभार्थी है, उस एलिजिबल लाभार्थी को आपके साथ उस योजना के साथ जोड़ना है। तो ये पुश मॉडल, पुल मॉडल, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ग्लोबल ऑफर किया है। इसके कारण भारत का प्रभाव पड़ रहा है वैश्विक उसमें। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार ने पब्लिकली सारे वर्ल्ड कंट्रीज को, कई कंट्रीज में मैं गया, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में गया, उनके लिए बहुत बड़ा एक पूरा विकास के लिए उसको एक उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा या योजना उनके सामने आती है, उसको याद सरकार ने ऑफर किया। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैक्सीन मैत्री के हिसाब से, जिसमें ग्लोबल, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज की ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं या साउथ एशियन कंट्रीज की लीडरशिप की बात करते हैं, इसके कारण करते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात केवल भाषण में नहीं करते, चरितार्थ करके उसको ग्राउंड लेवल पे, विश्व के स्तर पे लेके आते। तो यह विकसित भारत की कल्पना में नॉलेज इकोनॉमी के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। इन फील्ड में ट्रिमेंडस इन्वेस्टमेंट सरकार का हो रहा है।
पूरा इकोसिस्टम है। तो कई पीएसयूज में काम कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम थे, 50 करोड़ का हमने फंड बनाया था कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को कैसे हेल्प करना है। अभी हमारे भारत पेट्रोलियम में कैसे ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को हेल्प करना है, न्यू जो इन चीज़ों को इनोवेशंस को कैसे सपोर्ट करना है, एकेडमिक इंडस्ट्री को कैसे कनेक्ट करना है। मैं तो इतनी चीज़ें काम कर रहे हैं, इतने फील्ड में काम कर रहे हैं। और यह जो पूरी परिकल्पना है, इसको हमें, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सारे जो सरकार की जो वो है मिनिस्ट्रीज है, उनके सारे ट्रांसपेरेंटली उनके सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनने किस स्कीम्स में, किस प्रोजेक्ट में, किस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्या प्रोसेस को डेवलप करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे, जिसको फंडिंग भी करेगी, उसके बाद आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी देगी, आपके प्रोडक्ट को भी खरीदेगी। ये सारे वेबसाइट्स हैं। और आप यही देखिए, एक समय ये था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की क्या हाल थी, एचएएल वगैरह को जो बंद करने के कगार में थे, आज उनके प्रॉफिट्स किस तरह। एलआईसी जो रेल की पीएसयूज हैं, मतलब 10-10 गुना रेट बढ़ गए, जिनको कि ड्रैग ऑन द गवर्नमेंट इकोनॉमी कहते थे, उन सब में एक तरीके से बिल्कुल बदलाव हो गया। बट हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, ऑयल सेक्टर को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ले लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको कि बिल्कुल बेकार समझा जाता था, बेच दो, ये कर दो, उनको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो यह चीज़ें मुझे आपके ध्यान में लानी थी कि नॉलेज इकोनॉमी में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम ये सब तो करना है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एनर्जी, ये जो फिर उसके बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐप टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर ये जो अलग डिफेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खोला है। रिसर्च एंड इनोवेशन को 1 लाख करोड़ का इस बार फंड सरकार ने अमाउंट किया है। आज कितनी यूनिवर्सिटीज़ को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक और यहाँ पे हिंदी माध्यम के कई विद्यार्थी हैं, दूसरा जो क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फोकस है हमारी सरकार का, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया था 1000 साल के पहले हम ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम करते थे इन चीज़ों में, और उसका ट्रिमेंडस पोटेंशियल हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से भारत के अंदर मौजूद है। आर्ट को ले लीजिए, कल्चर, म्यूजिक, फूड, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, डांस, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, ये जो है यह भारत की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर सरकार का बहुत जबरदस्त विजन है। चाहे ये सेंटर आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, इस बार इसको कैसे किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने G20 समिट करना था। इसके पहले जो समिट हुआ था सबसे बड़ा, वो चाइना ने किया था, उसने 12 जगह पे, मैं भी गया था सरकार की तरफ से एक उसमें सेशन में, तो 12 जगह उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस बार G20 समिट को उस शुरू में ये लिखा था कि कोशिश की थी, तय किया था कि 56 सेंटर्स में करेंगे। 56 सेंटर्स में उन हर स्टेट को कम से कम एक सिटी तो मिलेगा जहां पे वो G20 के को ऑर्गेनाइज करेगा, और उन 56 सेंटर्स में वो सेंटर्स होंगे जो कहीं ना कहीं, जो मैंने ये फील्ड बताए हैं, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इनमें कहीं ना कहीं उनका ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। वो जब ग्लोबल लेवल पे 1 लाख लोग, इसका प्लान था कि 1 लाख लोग अब भारत में आएंगे, और भारत में आके जब वो अलग अलग जगहों पे जाके भारत के इस कल्चरल कंटेंट को देखेंगे, तो वो they will become the ambassador for the at the global level for India। तो वो सारा जाके टूरिज्म और इन क्षेत्र का, प्रोडक्ट का, ये सब जो चीजें जाएंगी, तो म्यूजिक, डांस, इसमें कितना ज्यादा कैरियर अच्छा हो सकता है। ऐसा स्पोर्ट्स अपन, ऐसे बहुत सारे कैरियर ओरिएंटेशन के सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं, और उसको एक प्लान तरीके से किया कि 1 लाख लोग जब ग्लोबल लेवल पे 56 सिटीज में आएंगे, 60 से ऊपर जगहों में गए, those are the cultural centers of India, उन सब की चीज़ों को लेके जो वैश्विक स्तर पे जाएंगे, तो किस तरह से हमारे टूरिज्म और पूरी इस रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यह पूरी विजन के साथ किया। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण एरिया जो आने वाले समय में
बहुत काम करना है, वो जो जिसके ऊपर आगे बहुत ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट आए, वो कल्चरल इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी, कल्चरल इकोनॉमी। उसके लिए जो इकोसिस्टम बनाना है, मैंने आपके सामने बेस रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये बात करना है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स में टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंट बनाना है, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए लीकेजेस को खत्म करना है, सरकारी योजनाओं के साथ करप्शन फ्री डिलीवरी मैकेनिज्म करना है। ये सारी चीजें तो करनी है, लेकिन इन क्षेत्रों में आने वाले समय में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इन चीजों के लिए कमिटेड तरीके से सरकार काम कर रही है। इन चीजों पे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कल्चरल नॉलेज इकोनॉमी में एरोस्पेस, डिफेंस, स्टार्टअप, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे क्लस्टर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स का 15% का टैक्स रिबेट दे दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर्स कितना बूस्ट करता, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो फार्मर्स के रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है साथियों, वो यही है कि अगर केवल दिल्ली विकसित हो जाए तो भारत विकसित नहीं होगा। हर व्यक्ति विकसित होना चाहिए, हर क्षेत्र विकसित होना चाहिए, हर वर्ग विकसित होना चाहिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे सुदूर आदिवासी क्षेत्र है, या हमारा कोई पहाड़ी क्षेत्र है। सबको साथ लेके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यह सामूहिक रूप से ये संकल्प को हम लेके चलेंगे। तो मुझे लग रहा था यही मैं आपके सामने कुछ बातें कह सकता हूँ। थोड़े और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोशली आप ओरिएंटेड है। आज का समय सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जमाना है। कहीं भी गूगल करेंगे या कहीं भी कुछ भी वेबसाइट्स पे जाएंगे, सरकार के नमो ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीजें एकदम सीधे पता चलती है। सीधे यू कैन कम्युनिकेट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज मोर देन 150 पीपल से ज्यादा लोग डेली समराइज करते हैं क्या सजेशन आ रहे हैं। अभी मैनिफेस्टो के लिए मांग रहे सजेशन। तो मुझे लगता है इन चीजों में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हमारा सपना है वो, हम एक समय में सब कहते थे कि हम डेवलपिंग विकासशील देश है, आज हम इस बात को कह रहे हैं कि हम विकसित देश के ऊपर आगे जा रहे हैं। और 2047 तो लक्ष्य है, लेकिन आज से ही उसकी प्रक्रिया को शुरू कर देंगे और उन सब में ऐतिहासिक रूप से हम लोगों का बहुत योगदान होने वाला है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान रखते हुए पूरे विश्वास और संकल्प शक्ति के साथ जो करके बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम विजय जी और इनकी टीम ने किया और आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया, तो उसका बहुत बहुत सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया। जिसने भी संकल्प किया है उसी ने इतिहास रचा है। तो ये संकल्प को लेके जाएंगे ना? हाँ, तो एक बार जोर से मेरे साथ दोनों हाथ उठा के नारा लगा दें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।